Hello students, welcome back to the class of chemistry after the summer break. I am Benazir Fatima, your chemistry teacher. I hope you all are fine and you have used your vacations wisely and completed all your assignments. Today we will start Unit 6 of NCERT and name of this unit is General Principles and Processes of Isolation of Elements. In short, it is called metallurgy. There are certain objectives or learning outcomes are given on the first page itself, that what you have to study in this chapter or what you will learn in this chapter. The first objective says that you will learn some terms like minerals, ores, concentration, benefaction, calcination, roasting, etc. Then you have to understand the principles of oxidation and reduction also, which are very useful steps in isolation of metals. Then third objective says you will learn to apply the thermodynamic concepts in process of metallurgy. One objective is given that explain why CO is a favorable reducing agent at certain temperature while coke is better in some other cases. This is a very important point in this chapter. Almost every year a question of reasoning is asked from this. So dear students, let's get started with the class. All right students, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मेटलर्जी को अगर हमें एक सेंटेंस में डिफाइन करना है तो मेटलर्जी क्या है. बेसिकली एक प्रोसेस है ऑब्टेनिंग मेटल और प्योर मेटल फ्रॉम इट्स ओर थ्रू वेरियस प्रोसेसेस. हमारे पास ओर्स हैं, उनसे हम मेटल्स ऑब्टेन करते हैं और मेटल को रिफाइन करके, मेटल की रिफाइनिंग करके हम प्योर मेटल ऑब्टेन कर लेते हैं या प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेटल ऑब्टेन कर लेते हैं बाय रिफाइनिंग इट. तो मेटलर्जी को अगर हम डिफाइन करें तो मेटलर्जी है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम प्योर मेटल ऑब्टेन कर रहे हैं उसके ओर्स से, ठीक है, थ्रू वेरियस प्रोसेसेस. अब ओर्स से मेटल तक आने में जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स या प्रोसेसेस लगते हैं उसमें है बेनिफैक्शन एंड रिडक्शन. ये दो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं. तो ओर को रिड्यूस करके हम मेटल फॉर्म में ले आते हैं और मेटल में से जो रिमेनिंग इम्प्योरिटीज हैं उनको रिमूव करके, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफाइनिंग, हम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेटल ऑब्टेन कर लेते हैं. मेटलर्जी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है. जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात आती है तो बेटा थोड़ी सी क्रैमिंग करनी पड़ती है. इसमें कुछ टर्म्स आएंगे जिनकी मीनिंग आपको याद रखना पड़ेगी, लेकिन ईजी सा टॉपिक है. बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है. 3 बार भी अगर इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर भी हो जाएंगी और याद भी हो जाएंगी. सबसे पहले हम यही बात करते हैं कि बोर्ड में टॉपिक तो लंबा है, काफी सारी चीजें हैं, लेकिन बोर्ड जो है इस टॉपिक में से कुछ सब टॉपिक्स पे ही फोकस करता है. यानी आप इसको ये कह सकते हैं कि बोर्ड में फिक्स है कि ऑलमोस्ट क्या चीजें पूछी जाती हैं इस चैप्टर से. तो हम पहले उसी पे ही बात कर लेते हैं कि क्या टॉपिक्स कवर होते हैं हमारे बोर्ड के एग्जाम्स में. तो उसमें से एक टॉपिक जो है जिससे क्वेश्चन बहुत आता है वो है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, जो हम आगे पढ़ेंगे कि क्या प्रोसेस है ये कंसंट्रेशन ऑफ ओर. और कंसंट्रेशन ऑफ ओर के भी कई सारे मेथड हैं, मतलब ओर को कॉन्सेंट्रेट करने के कई सारे मेथड्स हैं, जिसमें से 2 बहुत पूछे जाते हैं. उसमें से पहला है फ्रॉथ फ्लोटेशन, जो आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा, फ्रॉथ फ्लोटेशन. और दूसरा जो है वो है लीचिंग. तो एक तो टॉपिक ये है ओर को कॉन्सेंट्रेट करने का प्रोसेस, जिससे बोर्ड में क्वेश्चन आता है, और दूसरा जो है वो है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स. ऑलमोस्ट हर साल लीचिंग पे और रिफाइनिंग ऑफ मेटल पे क्वेश्चन बोर्ड में पूछ लिया जाता है. तो आपको ये 2 चीजें तो बहुत अच्छे से पढ़नी है, बट इट डजंट मीन कि आपको सिर्फ यही पढ़ना है, ठीक है. किसी भी चीज को समझने के लिए हमें उसके बेसिक से स्टार्ट करना पड़ता है, फंडामेंटल से स्टार्ट करना पड़ता है. तो आज की क्लास में हम मेटलर्जी के फंडामेंटल्स को ही समझेंगे कि मेटलर्जी में जो टर्म्स यूज होते हैं या जो बेसिक्स हैं मेटलर्जी के वो क्या है.
वी नो कि पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं और मोस्टली उन एलिमेंट्स में से हमारे पास मेटल्स ही हैं। आपने एस ब्लॉक पढ़ा है, हाइड्रोजन को छोड़ दें तो पूरे के पूरे मेटल्स हैं वहाँ पे। पी ब्लॉक में भी मेटल्स हैं, डी और एफ में भी हमारे पास मेटल्स हैं, ठीक है। तो 118 एलिमेंट्स में से हमारे पास ज़्यादातर मेटल्स एग्जिस्ट करते हैं। और जब मेटल्स की हम प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो मेटल्स जो हैं दे आर रिएक्टिव इन नेचर। मेटल रिएक्टिव होते हैं। कुछ मेटल्स हैं जिनकी रिएक्टिविटी कम होती है, कुछ की मॉडरेट, कुछ हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो रिएक्टिविटी डिफर करती है, लेकिन मेटल्स रिएक्टिव नेचर में होते हैं। तो ये मेटल जो हैं ये कंबाइंड स्टेट में और समटाइम्स इन फ्री फॉर्म ऑल्सो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? कंपाउंड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि सोडियम का एक कंपाउंड है हमारे पास NaCl। तो NaCl जो है वो एक कंपाउंड है सोडियम मेटल का। प्रेजेंट कहाँ होते हैं ये अर्थ क्रस्ट में या लिथोस्फीयर में प्रेजेंट होते हैं। अर्थ क्रस्ट जो आउटर मोस्ट पार्ट है अर्थ का उसमें प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो अर्थ क्रस्ट या लिथोस्फीयर में प्रेजेंट होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अर्थ क्रस्ट जो है इट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ मेटल्स। अब यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स आएंगे जो ऑब्जेक्टिव्स हमने अभी डिस्कस किए थे। उसमें जो पहला टर्म था कि मिनरल्स और ओर्स की बात होती है। तो ऑल दोज नेचुरल सब्सटेंसेस इन विच मेटल्स एग्जिस्ट आइदर इन कंबाइंड स्टेट और फ्री स्टेट आर कॉल्ड मिनरल्स। जब हम मिनरल्स की बात करते हैं तो मिनरल्स वो सारे नेचुरल सब्सटेंसेस हमारे हैं जिसमें हमारी मेटल प्रेजेंट होंगी, चाहे वो कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट हो और चाहे वो फ्री स्टेट में प्रेजेंट हो। इसी तरह हमारे पास एक दूसरा टर्म है ओर। ऐसे सारे मिनरल्स जिसमें से हम मेटल को जब ऑब्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, तो हम अगर कन्वीनियंटली, इकोनॉमिकली और फीजिबली, हर तरीके से फीजिबल हो, केमिकली भी फीजिबल हो, इकोनॉमिकली भी फीजिबल हो, अगर हम उन मिनरल्स में से मेटल को ऑब्टेन कर रहे हैं तो वो मिनरल्स हमारे कहलाते हैं ओर्स, ठीक है। तो हमारे पास दो टर्म्स आ गए, मिनरल्स एंड ओर्स। मिनरल्स एंड ओर्स। मिनरल और ओर टर्म्स पे जो पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का है उसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6.16 है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से और उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मिनरल्स एंड ओर्स। तो डिफरेंसेस हमें पता है कि जब भी हमें डिफरेंसेस लिखने होते हैं तो हम एक लाइन ड्रॉ करके डिफरेंसेस लिखते हैं और डिफरेंसेस में सबसे पहले आ जाती है डेफिनेशन। तो अभी हमने जो डेफिनेशन डिस्कस करी थी वही हम फर्स्ट पॉइंट की तरह मिनरल और ओर में लिखेंगे कि मिनरल्स को जब हम डिफाइन करते हैं तो मिनरल्स को हम बोलते हैं कि they are naturally occurring chemical substances present in earth crust। और क्या हो जाते हैं? ओर्स को हम बोलते हैं all those minerals which are used for the extraction of metals। दो चीज़ें हैं इसमें, easily and profitably, they are called ores। मतलब जब भी हम मेटल्स को आइसोलेट करें उनके मिनरल्स में से, तो ऐसे सारे मिनरल्स जब हम आइसोलेशन का प्रोसेस कर रहे हैं तो वो ईजिली हो जाए, आसानी से हो जाए और वो पूरा का पूरा प्रोसेस प्रॉफिटेबल हो, यानी इन्वेस्टमेंट कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा हो, तो ऐसे सारे मिनरल्स को हम बोलते हैं ओर्स। सेकेंड डिफरेंस आ जाएगा, बड़ा अच्छा सा सेंटेंस है, ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। सारे के सारे मिनरल्स जो हैं वो ओर्स की तरह यूज़ नहीं हो सकते हैं या हमारे ओर्स नहीं हो सकते, लेकिन सारे ओर्स जो हैं वो ऑब्वियसली मिनरल्स ही होंगे। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि अगर हमें एल्युमिनियम ऑब्टेन करना है, अगर हमें एल्युमिनियम मेटल चाहिए, तो एल्युमिनियम के ओर्स जो हैं या एल्युमिनियम के मिनरल्स जो हैं वो बॉक्साइट भी है, क्ले भी है। लेकिन जब हमें एल्युमिनियम ऑब्टेन करना होता है तो बेटा हम क्ले से ऑब्टेन नहीं करेंगे। क्ले से क्यों नहीं ऑब्टेन करेंगे? क्योंकि क्ले से एल्युमिनियम ऑब्टेन करने का प्रोसेस ना तो आसान है ना ही प्रॉफिटेबल है। क्यों? क्योंकि क्ले में एल्युमिनियम का परसेंटेज बहुत ही कम है, एल्युमिनियम का अमाउंट बहुत ही कम है। तो जब भी हमें एल्युमिनियम को ऑब्टेन करना होता है तो हम जो ओर को चूज करते हैं वो है हमारा बॉक्साइट ओर। बॉक्साइट में से हम एल्युमिनियम को ऑब्टेन करेंगे, क्ले में से नहीं करेंगे। तो जब हमारा पूरा मेटलर्जी का प्रोसेस शुरू होता है तो उसमें हमारा सबसे पहला स्टेप आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओर, यानी हमें किस ओर में से मेटल को ऑब्टेन करना है। तो आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है कि हम एक ऐसा मिनरल चूज़ करें जिसमें उस पर्टिकुलर मेटल का अमाउंट या परसेंटेज ज़्यादा हो और आसानी से वो एक्सट्रैक्ट भी हो जाए। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन मिनरल्स एंड ओर्स। अब ये जो ओर्स हैं
ये अर्थ क्रस्ट में किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं। अब ये मेटल के जो ओर्स हैं, हमें पता है कि मेटल्स हमारी रिएक्टिव होती हैं और मेटल्स की रिएक्टिविटी सेम भी नहीं होती। तो ऐसी सारी मेटल्स जिनकी रिएक्टिविटी लो होगी, कौन कौन सी ऐसी मेटल्स हो सकती हैं? सिल्वर है, गोल्ड है, प्लैटिनम है, इनकी रिएक्टिविटी थोड़ा लो होती है। कॉपर मॉडरेट है, मतलब रिएक्टिविटी लो ही होती है उसकी, लेकिन रिएक्टिव भी है, तो कॉपर भी है हमारा। तो ऐसे सारी मेटल्स जिनकी रिएक्टिविटी लो होती है वो बेसिकली दूसरे और नॉन मेटल्स के साथ कंबाइन नहीं करती और वो ज़्यादातर नेटिव या फ्री स्टेट में ही मिलेंगी। उनके साथ सॉलिड इम्प्योरिटीज ही एसोसिएटेड होती हैं, दूसरे नॉन मेटल्स एसोसिएटेड नहीं होते हैं। तो ये जो ओर्स हैं अर्थ क्रस्ट में या तो नेटिव और फ्री फॉर्म में मिलेंगे और या फिर कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे। हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं जैसे सोडियम है, एल्युमिनियम है, ये सारे के सारे हाईली रिएक्टिव हैं। ये कभी भी फ्री फॉर्म में नहीं मिलेंगे हमें, जब भी मिलेंगे ये दूसरे नॉन मेटल्स जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर, इनके साथ कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे। तो हमारे पास नेटिव ओर की जब हम बात करते हैं तो नेटिव ओर्स को हम ऐसे सारे ओर्स बोलेंगे जिनमें मेटल हमारी फ्री फॉर्म में प्रेजेंट हो और उनके साथ सिर्फ सॉलिड इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड हो, जिनके लिए हम एक और टर्म यूज करते हैं गैंग। एक और टर्म आ गया जो मेटलर्जी में यूज होता है, गैंग। सॉलिड इम्प्योरिटीज कौन कौन सी हो सकती हैं? रॉक्स हो सकते हैं, सैंड हो सकती है, पेबल्स हो सकते हैं। ये सारी सॉलिड इम्प्योरिटीज को रिमूव करके हम मेटल्स को ऑब्टेन कर लेते हैं। तो इन मेटल्स के सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, मर्करी, कॉपर, इन सब के हमें नेटिव ओर्स मिलते हैं या फ्री स्टेट में ओर्स मिलते हैं। ठीक है, कॉपर जो है उसकी रिएक्टिविटी एज आई टोल्ड यू थोड़ी सी सिल्वर गोल्ड से ज़्यादा है, तो इसके नेटिव ओर्स भी मिलेंगे, इसके कंबाइंड ओर्स भी मिलेंगे। सेकेंड जो हमारी कैटेगरी है वो है कंबाइंड ओर्स की। कंबाइंड ओर्स, ठीक है, कंबाइंड ओर यानी जब मेटल जो है वो नॉन मेटल्स के साथ कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट हो। ठीक है, कंपाउंड बना के एग्जिस्ट कर रहा हो। अब किसके साथ कंबाइन होता है? तो अगर हम पहला एग्जांपल लें कि अगर वो सल्फर के साथ कंबाइन हो रहा है तो ऑब्वियसली जो आएंगे ओर्स उनको हम बोलेंगे हमारे मेटल के सल्फाइड ओर्स हैं। अब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप इन ओर्स के नाम और उनके फॉर्मूला दोनों अच्छे से याद रखिए। बोर्ड एग्जाम्स में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोनों में ही ये पूछ लिए जाते हैं। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है नाम भी याद रखना और साथ साथ ये याद रखना कि उसका फॉर्मूला क्या आएगा। सल्फाइड ओर के हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। गैलेना जो कि लेड का एक ओर है, लेड का ओर है, सल्फाइड ओर है, फॉर्मूला इज PbS। देन जिंक ब्लेंडे जिसका फॉर्मूला है ZnS। सिनाबार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी कि सिनाबार इसका फॉर्मूला क्या होता है और ये किस मेटल का ओर होता है, तो ये मर्करी का ओर है। मर्करी का सल्फाइड फॉर्मूला इज HgS। देन सिल्वर का ओर अर्जेंटाइट और सिल्वर ग्लांस फॉर्मूला हो जाएगा Ag2S। किस तरह से फॉर्मूला ड्राइव होता है आपको पता है, सिल्वर यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और सल्फाइड -2 Ag2S फॉर्मूला आ जाएगा। देन कॉपर पायराइट, जब हम पायराइट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आयरन भी होगा, तो कॉपर के साथ आयरन भी एसोसिएटेड है और सल्फर भी एसोसिएटेड है, यानी कॉपर और आयरन का सल्फाइड एक और आ रहा है। अब हम इससे कॉपर को ऑब्टेन करते हैं, कॉपर का और है, आयरन यहाँ पे हमारे लिए इम्प्योरिटी की तरह ही रहता है। देन कॉपर का सल्फाइड और एक और है कॉपर ग्लांस जिसका फॉर्मूला है Cu2S। देन आयरन का एक और आयरन पायराइट और जिसे हम बोलते हैं फूल्स गोल्ड। ये भी जीके वगैरह में क्वेश्चन आ जाता है कि फूल्स गोल्ड क्या है, किस मेटल के साथ एसोसिएटेड है, तो बेसिकली आयरन के साथ एसोसिएटेड है और आयरन का सल्फाइड और है, फॉर्मूला इज FeS2। अब यही मेटल्स अगर हेलोजन के साथ कंबाइन कर जाएं, हेलोजन के साथ, तो हेलाइड ओर का फॉर्मेशन होता है, राइट। जैसे कि कॉमन सॉल्ट सोडियम का क्लोराइड है, कार्नालाइट पोटेशियम और मैग्नीशियम दोनों का ही ये ओर है और क्लोराइड ओर है या फिर हेलाइड ओर बोल देंगे। फॉर्मूला इज KCl.MgCl2.6H2O जिसको हमने डबल सॉल्ट में पहले भी पढ़ा है। देन हॉर्न सिल्वर, नाम से ही पता चल रहा है कि सिल्वर का ही ओर होगा ये, लेकिन क्या नॉन मेटल इसके साथ प्रेजेंट होता है, सिल्वर किसके साथ कंबाइन होती है, तो AgCl की, राइट। देन ऑक्साइड ओर्स, जब मेटल हमारी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाए तो ऑक्साइड ओर्स का फॉर्मेशन होता है, जिसमें हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं बॉक्साइट एल्युमिनियम का ओर है Al2O3.2H2O एंड जिंकाइट
जिंक ऑक्साइड है ZnO, देन हिमेटाइट आयरन का ऑक्साइड होता है, इसमें हम आयरन की मेटलर्जी में आगे भी करेंगे और भी इसके काफ़ी सारे हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। देन अगर कार्बोनेट ओर्स का फॉर्मेशन हो रहा हो, यानी कार्बन ऑक्सीजन दोनों के साथ फॉर्म करके जो एनायन बन रहा है मेटल के साथ एसोसिएटेड है, वो कार्बोनेट ओर है, तो उसके एग्जाम्पल्स हैं लाइम स्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट, देन कैलामाइन, ये भी इंपॉर्टेंट है, कैलामाइन बेसिकली जिंक का कार्बोनेट होता है, मैग्नेसाइट मैग्नीशियम का कार्बोनेट हो रहा है। उसके बाद अगर सल्फेट एनायन लगा हुआ है और सल्फेट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये आप पढ़ चुके हैं जिप्सम, इसका फॉर्मूला आपने किया था, जिप्सम इज CaSO4.2H2O, तो बेसिकली ये कैल्शियम का सल्फेट ओर है। तो इंपॉर्टेंट ओर को मैंने यहाँ पे समराइज किया है, मैंने यहाँ पे लिखा है आपके लिए। आपको क्या करना है, आपको सारे के सारे ओर्स के नाम अलॉन्ग विद द फॉर्मूला याद रखने हैं, जो आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम्स में। मेटल्स को ओर से सेपरेट करने का प्रोसेस एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, और उन्हीं स्टेप्स को अगर हम फ्लो चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करें तो ये फ्लो चार्ट हमारे सामने है। इसी फ्लो चार्ट में आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। तो हम इसी फ्लो चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमें ओर में से मेटल को आइसोलेट करना है तो हम क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं। सबसे पहला स्टेप जो आता है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओर, यानी हमें ओर को आइडेंटिफाई करना है। अभी हमने डिस्कस किया था कि एल्युमिनियम क्ले में भी प्रेजेंट है, बॉक्साइट में भी प्रेजेंट है, लेकिन फीजिबल क्या है, बॉक्साइट में से एल्युमिनियम निकालना ज़्यादा फीजिबल है, इकोनॉमिकली भी और केमिकली भी, इन कंपैरिजन टू क्ले। तो हमें ओर को सही से आइडेंटिफाई करना है कि हम किस ओर से मेटल को आइसोलेट करें। अगर हम यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हैं, हम ओर को सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, तो हमारा पूरा प्रोसेस फ्लॉप हो जाएगा, राइट। तो एक बार ओर को आइडेंटिफाई करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, और स्टेप नंबर 2 है क्रशिंग ऑफ ओर। बेसिकली ओर्स जो है वो अर्थ क्रस्ट में बड़े बड़े लम्स के फॉर्म में रहते हैं, लम्स, जिनके लिए हम एक और टर्म यूज करते हैं, नगेट्स। जो लम्स हैं, लम्स ऑफ ओर आर ऑल्सो कॉल्ड नगेट्स, राइट। तो ये नगेट्स यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, वेज नॉन वेज नगेट्स नहीं है, ये नगेट्स जो हैं वो हमारे लम्स हैं ओर्स के। उनको क्रश करते हैं, और क्रश करने के लिए मशीन्स यूज़ करी जाती हैं, मिल्स यूज़ करी जाती हैं, उन्हें ग्राइंड किया जाता है। और इसके लिए भी एक टर्म है जो यूज़ होता है क्रशिंग ऑफ ओर, इज कॉल्ड पल्वराइजेशन। पल्वराइजेशन का प्रोसेस जो है वो है क्रशिंग ऑफ ओर इनटू फाइन पाउडर। तो हम ओर को क्रश करके फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर लेते हैं, एंड वंस द ओर इज क्रश्ड इनटू फाइन पाउडर, हम उसको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाते हैं, स्टेप नंबर 3, विच इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर और ड्रेसिंग ऑफ ओर और बेनिफैक्शन ऑफ ओर। ये सारे सिनोनिम यहाँ पे लिखे हुए हैं। मतलब इसका क्या है, ओर में से सॉलिड इम्प्योरिटीज या गैंग को रिमूव करना। जब हम ओर में से सॉलिड इम्प्योरिटीज या गैंग को रिमूव करते हैं, सॉलिड इम्प्योरिटीज कौन कौन सी हो सकती हैं, हमने कहा क्ले हो सकती है, सैंड हो सकती है, पेबल्स हो सकते हैं, रॉक हो सकते हैं। तो जब हम सॉलिड इम्प्योरिटीज को या गैंग को ओर में से रिमूव करते हैं, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, या फिर आप उसे ड्रेसिंग ऑफ ओर बोलिए, या फिर बेनिफैक्शन ऑफ ओर बोलिए। ये कभी कभी आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर इज सिंपली द रिमूवल ऑफ सॉलिड इम्प्योरिटीज फ्रॉम ओर। इसके लिए भी हम कई सारे मेथड यूज करते हैं, ओर को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए कई सारे मेथड यूज करते हैं। ये मेथड कौन सा हम पिक करेंगे ये डिपेंड करेगा कि ओर का नेचर क्या है या फिर इम्प्योरिटी का नेचर क्या है, और हर मेथड किसी ना किसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। आपको वो प्रिंसिपल भी याद रखना है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। हम देख लेते हैं कि कौन कौन से मेथड हैं जो ओर को कॉन्सेंट्रेट करने में यूज होते हैं। पहला है ग्रेविटी सेपरेशन, जिसको हम हाइड्रोलिक वॉशिंग भी कहते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। तीसरा है फ्रॉथ फ्लोटेशन, और चौथा है लीचिंग। हमने पहले भी बात करी थी कि बोर्ड में फ्रॉथ फ्लोटेशन और लीचिंग से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। तो 4 मेथड हैं, जिसमें से 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन हम ये चारों ही आगे जाके डिटेल में समझेंगे कि क्या है ये मेथड्स।
एक बार और हमारा कॉन्सेंट्रेट हो गया, यानी उसमें से सॉलिड इम्प्योरिटीज रिमूव हो गई, तो हम उसको स्टेप नंबर 4 में ले जाते हैं। और स्टेप नंबर 4 है ऑक्सीडेशन। हम मेटल को ऑक्सीडाइज करते हैं, मेटल ओर को हम ऑक्सीडाइज करते हैं। बेसिकली जो मेटल प्योर मेटल ओर से ऑब्टेन करना है, उसके लिए जो मेथड है वो होता है रिडक्शन, और ऑक्साइड बहुत आसानी के साथ रिड्यूस हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, मेटल ओर को उनके ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। और ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए भी हमारे पास 2 मेथड्स हैं, वो है कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। आइदर कैल्सिनाइट करके या फिर रोस्ट करके हम मेटल ओर को उनके ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे, वी विल सी फर्दर। एक बार मेटल का ऑक्साइड हमारे पास आ गया तो हम उसको नेक्स्ट स्टेप में ले जाएंगे, स्टेप नंबर 5 जो है रिडक्शन, जहाँ पे हम सिंपली क्या करते हैं, मेटल ऑक्साइड को उनके मेटल में या मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, और इसके लिए भी हम कई सारे मेथड यूज करते हैं जो डिपेंड करेगा मेटल का नेचर कैसा है। एक मेथड यूज होता है सेल्फ या फिर ऑटो रिडक्शन, दूसरा है स्मेल्टिंग और तीसरा है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। अब मेटल्स हमारी अगर हम रिएक्टिविटी के बेसिस से बात करें तो मेटल्स को हम 3 ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं रिएक्टिविटी के बेसिस पर। एक हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं लाइक एल्युमिनियम, सोडियम। अगर इनको हमें रिड्यूस करना है तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स के लिए इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन यूज़ किया जाता है। अगर मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स है जैसे कि आयरन, तो उसके लिए हम स्मेल्टिंग यूज़ करते हैं। और अगर मेटल की रिएक्टिविटी थोड़ी कम है जैसे कि कॉपर, रिएक्टिविटी सीरीज में काफ़ी नीचे होता है मेटल से, हाइड्रोजन से भी नीचे आता है, तो हम उसके लिए जो मेथड यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं सेल्फ रिडक्शन या फिर ऑटो रिडक्शन। रिडक्शन के बाद काफ़ी हद तक प्योर मेटल हमको मिल जाती है। रिमेनिंग इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए हम लास्ट स्टेप परफॉर्म करते हैं जो है रिफाइनिंग। और रिफाइनिंग के आपके जो एनसीईआरटी में मेथड्स दे रखे हैं वो टोटल हमारे पास जो मेथड्स हैं उसमें से एक है डिस्टिलेशन, दूसरा है लिक्वेशन, तीसरा है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, देन वेपर फेज रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग और उसके बाद क्रोमेटोग्राफिक मेथड है। तो टोटल अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे 4, 5 और 6 मेथड हैं जो हम रिफाइनिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। यानी स्टेप नंबर 6 में हम 6 मेथड्स की बात करते हैं। और एक बार रिफाइनिंग के बाद हमें जो है ऑलमोस्ट 99.99% प्योर मेटल मिल जाती है। अब आप ये बोलेंगे मैम पूरी 100% प्योर क्यों नहीं, क्यों साइंस में कोई भी चीज़ 100% नहीं होती है। ठीक है, तो हम ये नहीं कहते कि हमें 100% प्योर मेटल मिल जाएगी, हम कहेंगे हमें 99.99% तक प्योर मेटल मिल जाएगी। तो ये पूरा फ्लो चार्ट है जिसमें आपका पूरा चैप्टर ही एक तरह से समराइज हो गया है और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आया है जो आपको याद रखना है कि हमें अगर और से मेटल या प्योर मेटल ऑब्टेन करनी है तो हमारे पास क्या क्या प्रोसेसेस अवेलेबल हैं या किस मेटल के लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज़ करेंगे। तो स्टार्टिंग विद देख लेते हैं फिर से। फर्स्ट है ओर को आइडेंटिफाई करना कि किस ओर से हम मेटल ऑब्टेन करेंगे। दूसरा है फिर ओर को क्रश करके फाइन पाउडर में कन्वर्ट करना। तीसरा है कॉन्सेंट्रेट करना ओर को, उसमें से सॉलिड इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना। फिर जो मेटल ओर है उसको ऑक्सीडाइज करना, चाहे कैल्सिनेशन करें या फिर रोस्टिंग करें। और एक बार मेटल ऑक्साइड बन गया हमारा तो फिर हम उसको नेक्स्ट स्टेप में ले जाते हैं रिडक्शन, यानी मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करके मेटल में ले आएंगे और मेटल में से रिमेनिंग इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए हम लास्ट स्टेप परफॉर्म करते हैं जो है रिफाइनिंग। अब इन्हीं स्टेप्स को या इन्हीं प्रोसेसेस को हमें डिटेल में पढ़ना है कि ये प्रोसेसेस जो हैं वो किन किन प्रिंसिपल पे बेस्ड हैं और किन किन मेटल्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। फ्लो चार्ट के स्टेप्स को अब हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ओर को आइडेंटिफाई करने के बाद हमने कहा कि ओर को हम क्रश करके फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर लेते हैं। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पल्वराइजेशन, जहाँ पे हम ओर को क्रश कर रहे हैं और फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसके लिए हम ग्राइंडर्स की या फिर मिल्स की हेल्प लेते हैं। एक बार हमारे पास पाउडर्ड ओर आ गया तो उसमें से हम सॉलिड इम्प्योरिटीज़ या गैंग को रिमूव करते हैं। वो स्टेप हमारा कहलाता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में हमने 4 मेथड्स की बात करी थी, जिसमें से पहला मेथड है ग्रेविटी सेपरेशन और हाइड्रोलिक वॉशिंग। अब नाम से ही पता चल रहा है इसमें ग्रेविटी सेपरेशन आ रहा है, यानी हम जो सेपरेट करेंगे मेटल को और गैंग को
वो जो मेथड है, या ये कहें जो ये मेथड है बेसिकली ग्रेविटी सेपरेशन का, ये बेस्ड है डिफरेंस इन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मेटल ओर एंड गैंग्स। हर आई टोल्ड यू कि हर जो स्टेप में हमारे मेथड्स इन्वॉल्व हैं वो किसी ना किसी प्रिंसिपल पे बेस्ड हैं, और आपको प्रिंसिपल को भी याद रखना है। तो जो ग्रेविटी सेपरेशन है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंस इन स्पेसिफिक ग्रेविटीज ऑफ गैंग एंड ओर पार्टिकल्स। इसी मेथड को हम हाइड्रोलिक वॉशिंग भी बोलते हैं। वॉशिंग यानी यहाँ पे हम करते क्या है, जो हमारा ओर है उसको हम एक वाटर स्ट्रीम के साथ अच्छे से वॉश करते हैं। जो हमारे और पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा हेवियर होते हैं, ठीक है, और जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो लाइटर होती हैं। तो जब हम इसको एक वाटर स्ट्रीम के साथ वॉश करते हैं तो जो हेवी और पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं, और जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं यानी जो गैंग होती है, सैंड, क्ले, वो सारी की सारी वॉश ऑफ हो जाती है, राइट। इसी मेथड को हम बोलते हैं ग्रेविटी सेपरेशन और हाइड्रोलिक वॉशिंग, जहाँ पे ओर्स हमारा हेवियर है, ओर्स आर हेवियर एंड दे सेटल डाउन, ओर्स आर हेवियर एंड दे सेटल डाउन, एंड इम्प्योरिटीज आर लाइटर एंड दे आर वॉश्ड अवे। या फिर इम्प्योरिटीज को हम बोलते हैं गैंग, गैंग आर लाइटर, दे वॉश्ड अवे। तो ये पहला मेथड है हाइड्रोलिक वॉशिंग का, जहाँ पर हम सॉलिड इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने का प्रोसेस करते हैं। सेकेंड मेथड कॉन्सेंट्रेशन का है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। अब यहाँ पे देखिए नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी हम ये मेथड कब यूज़ करेंगे जब हमारा या तो और या फिर गैंग मैग्नेटिक इन नेचर हो, यानी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा हो या मैग्नेट को खुद अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो। फॉर एग्जांपल आयरन, आयरन के ओर को अगर हमें कॉन्सेंट्रेट करना हो तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन ही यूज़ करते हैं। आयरन की मेटलर्जी आपके कोर्स में डिटेल में है, तब आप देखेंगे कि वहाँ पे ओर को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए यही मेथड यूज़ किया जाता है। तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो क्या प्रिंसिपल इसके पीछे है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन के पीछे? सिंपल सा कि कोई भी एक कंपोनेंट या तो और या फिर गैंग शुड बी मैग्नेटिक इन नेचर। कैसे सेपरेट करते हैं? जब हमें सेपरेट करना होता है तो यहाँ पे हम रोलर और बेल्ट की हेल्प लेते हैं। कुछ एक ऐसे रोलर्स लगा देते हैं और उसके ऊपर बेल्ट लगा देते हैं। ये पूरी बेल्ट लगा दी इस तरह से, और को इसके ऊपर ड्रॉप करते हैं, ये और को इसके ऊपर ड्रॉप करते हैं। तो ये और यहाँ पे गिरेगा, ये रोल होता हुआ यहाँ पर आएगा, राइट। और इस बेल्ट को हम क्या करते हैं, इसके एक एंड को मैग्नेटिक और दूसरे को नॉन मैग्नेटिक बना देते हैं। तो जब हम मैग्नेटिक एंड बना देंगे तो ये जब हमने ओर को यहाँ पे ड्रॉप किया तो जो हमारी मेटल है वो यहाँ पे ड्रॉप होगी, ये हमारा मैग्नेटिक ओर आ जाएगा या मैग्नेटिक मेटल आ जाएगी, या जो भी है मैग्नेटिक इन नेचर, चाहे वो इम्प्योरिटी क्यों ना हो, वो यहाँ पर आ जाएगी। और जो गैंग है यानी जो अनडिज़ायरेबल पार्ट है, वो अनडिज़ायरेबल पार्ट थोड़ा सा अलग जाके गिरेगा। तो इस तरह से हम इन दोनों को सेपरेट करते हैं। किसको सेपरेट करते हैं? ओर को और इम्प्योरिटी को। और प्रिंसिपल क्या बेस्ड है कि आइदर ऑफ द कंपोनेंट, आइदर ओर और इम्प्योरिटी शुड बी मैग्नेटिक इन नेचर, राइट। थर्ड मेथड की हम बात करें तो थर्ड मेथड जो है वो है हमारा फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, जिसको हमें थोड़ा डिटेल में समझना होगा क्योंकि ये मेथड अक्सर हमसे शॉर्ट नोट में भी पूछ लिया जाता है और इस पे बेस्ड कई सारे रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। तो फ्रॉथ फ्लोटेशन को डिस्कस कर लेते हैं। ओर को कॉन्सेंट्रेट करने का जो नेक्स्ट मेथड है वो है फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। किस तरह के ओर्स को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए यूज़ किया जाता है? तो सल्फाइड ओर्स को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए फ्रॉथ फ्लोटेशन यूज़ करते हैं। याद रखिएगा, ये भी 1 मार्क में आपसे पूछ लिया जाता है कि फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड किस तरह के ओर्स के लिए यूज़ होता है। तो सल्फाइड ओर्स, एग्जाम्पल्स की बात करें तो हमने जो ओर्स डिस्कस किए थे पहले, उसमें जिंक सल्फाइड, जिसे हमने बोला था जिंक ब्लेंडे, ZNS, या फिर गैलेना, PBS, या फिर कॉपर पायराइट या कॉपर ग्लैंस। तो जितने भी सल्फाइड ओर्स हैं, अगर उसमें से सॉलिड इम्प्योरिटीज़ हमें रिमूव करनी है, उन्हें कॉन्सेंट्रेट करना है, तो हम फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड की हेल्प लेते हैं।
सिंपल सी इंग्लिश है इसमें, फ्रॉथ और फ्लोटेशन, फ्लोट करने का प्रोसेस फ्लोटेशन, और फ्रॉथ जिसे हम फोम या फिर हम बोलते हैं झाग। तो इस मेथड में बेसिकली होता क्या है, हमारे जो मिनरल ओर्स हैं वो फ्रॉथ के फॉर्म पे सरफेस पे आके फ्लोट करने लगते हैं। किस तरह से, उसे हम समझते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये मेथड किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। हर मेथड का आई टोल्ड यू कोई ना कोई प्रिंसिपल है और वो भी आपको याद रखना है। तो जब फ्रॉथ फ्लोटेशन की हम बात करते हैं तो जिस मेथड पे ये बेस्ड है वो है डिफरेंस इन द वेट एबिलिटी ऑफ ओर पार्टिकल्स विथ ऑयल एंड वाटर। जो ओर के पार्टिकल्स हैं दे गेट वेट विद ऑयल एंड द सॉलिड इम्प्योरिटीज और गैंग दे गेट वेट बाय वाटर। तो वेट होने की एबिलिटी यानी कि वेटाबिलिटी और पार्टिकल्स की और गैंग की दोनों अलग अलग हैं। और पार्टिकल्स ऑयल के साथ स्टिक होते हैं और जो गैंग होता है वो वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है या वाटर के साथ वेट होता है। किस तरह से हम करते हैं, हम मेथड को समझ लेते हैं। फ्रॉथ फ्लोटेशन के लिए हम एक लार्ज टैंक लेते हैं और उसके अंदर हम पाउडर्ड ओर की एक स्लरी बनाते हैं। स्लरी यानी कि एक थिक पेस्ट बनाते हैं। एक लार्ज टैंक लिया और हमने पाउडर्ड ओर के साथ कुछ लो ग्रेड का ऑयल, जिसमें पाम ऑयल जिससे पाइन ऑयल भी कहते हैं या फिर यूकेलिप्टस ऑयल मिक्स करते हैं, क्योंकि अभी हमने बात करी कि और पार्टिकल्स जो हैं वो ऑयल के साथ वेट होते हैं। तो इसमें ऑयल की कुछ ड्रॉप्स डालते हैं, उसके अलावा कुछ और सब्सटेंसेस भी हम इसके अंदर ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसके अंदर ऐड करते हैं सोडियम इथाइल जैंथेट। अब ये सोडियम इथाइल जैंथेट का क्या रोल है इसके अंदर, तो देखिए एक तो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है सोडियम इथाइल जैंथेट का। इथाइल CH3CH2, सोडियम Na+ आ जाएगा और जैंथेट OC डबल बॉन्ड S और ये S के ऊपर माइनस चार्ज और ये Na+ आ रहा है। तो बेसिकली ये एक आप कह सकते हैं जो कंपाउंड हमारा बन के आ रहा है इसमें दो एंड्स होते हैं। ये हाइड्रोफोबिक एंड कहलाता है और ये हाइड्रोफिलिक एंड कहलाता है, और दोनों एंड अलग अलग तरीके से इस स्लरी के अंदर स्टिक होते हैं। बेसिकली सोडियम इथाइल जैंथेट एक कलेक्टिंग एजेंट या कलेक्टर की तरह यहाँ पे काम करता है। कलेक्टर यानी किसी चीज़ को कलेक्ट करना, और ये किस चीज़ को कलेक्ट करता है, बेसिकली ये फ्रॉथ को कलेक्ट करता है। सारे फ्रॉथ को कलेक्ट करके सरफेस के ऊपर लेकर आता है। तो हम इसके अंदर सोडियम इथाइल जैंथेट डालते हैं। उसके अलावा इसके अंदर क्रिसोल और एनिलीन भी डाला जाता है। जो क्रिसोल और एनिलीन है उनका रोल क्या है, तो वो फ्रॉथ को स्टेबलाइज करने का काम करते हैं। फ्रॉथ स्टेबलाइजर्स की तरह क्रिसोल और एनिलीन यूज हो रहा है। यू नो कि फ्रॉथ या फोम है क्या, बेसिकली वो बबल्स हैं जो बर्स्ट हो जाते हैं और फ्रॉथ बहुत देर तक स्टेबलाइज नहीं रह पाता। तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए हम केमिकल सब्सटेंसेस ऐड करते हैं क्रिसोल और एनिलिन। तो इस टैंक के अंदर हमने जो स्लरी बनाई उसमें हमारे पास पाउडर्ड ओर है, पाइन ऑयल है, सोडियम इथाइल जैंथेट है यानी कलेक्टिंग एजेंट है, और साथ में कुछ फ्रॉथ स्टेबलाइजर्स भी हमने डाल दिए। फिर क्या करते हैं कि एक रोटेटर की हेल्प से इसको अच्छे से एजिटेट करते हैं। एजिटेट करना मतलब मथना, अच्छे से एजिटेट करेंगे। एजिटेट करने से इसके अंदर क्या होगा, एयर सर्कुलेट होगी, और जब एयर सर्कुलेट होगी तो वो बबल्स को प्रोड्यूस करेगी, और जो बबल्स हैं वो राइज करके सरफेस पे जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ फ्रॉथ और फोम, और जितने भी और पार्टिकल्स हैं वो इन्हीं फ्रॉथ या फोम के साथ स्टिक हो जाएंगे। एज यू कैन सी इन द पिक्चर और डायग्राम कि यहाँ पे ये जो बना रखा है रेड से, ये है फ्रॉथ या फोम जिसमें हमारे और पार्टिकल्स हैं। तो ऑयल, यू नो कि ऑयल जो है वो वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट करता है, तो ये ऑयल यहाँ सरफेस पे आ गया, और ऑयल के साथ हमारे ये फोम जो बन के आ रहा है जिसमें हमारे और पार्टिकल्स भी हैं, ये भी सरफेस पे आ जाता है। तो हमने जो बात करी थी अभी प्रिंसिपल की कि जो और पार्टिकल्स हैं दे गेट वेट बाई ऑयल, तो वो ऑयल के साथ वेट होके स्टिक होके सरफेस पे आ गए, और जो इम्प्योरिटीज हैं या जो गैंग है या सॉलिड इम्प्योरिटीज हैं वो यू कैन सी वो क्या हो रही हैं, टैंक के बॉटम पे सब सेटल डाउन हो रही हैं। राइट तो फ्रॉथ फ्लोटेशन हम एक तो सल्फाइड ओर को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए यूज़ करते हैं, और इसमें क्या होता है जो हमारे और पार्टिकल्स हैं वो ऑयल के साथ स्टिक होके फ्रॉथ के फॉर्म में सरफेस पे आ गए, और जो सॉलिड इम्प्योरिटीज़ हैं वो टैंक में रह गई। ये डायग्राम है, आप डायग्राम देख सकते हो, लेबलिंग कर रखी है। ये टैंक हो गया, ये यहाँ पे हमने रोटेटर लगा रखा है, रोटेटर जो एजिटेट करने का काम करेगा, और ये इस टैंक के अंदर हमने स्लरी या एक थिक पेस्ट ले रखा है जिसमें हमारे ये सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं। अब होगा क्या, जब ये और पार्टिकल्स फ्रॉथ या फोम के फॉर्म पे सरफेस पे आ जाएंगे, हम इनको यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, वॉश कर लेते हैं, और उसके बाद हम आगे के प्रोसेस में ले जाते हैं। आगे का जो प्रोसेस है वो क्या है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस। एक बार और को कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं तो फिर हम उसको ऑक्सीडाइज करते हैं।
अब यहाँ पे जो हमने सब्सटेंसेस ऐड किए थे वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। पाइन ऑयल हमारा फ्रॉथिंग एजेंट की तरह होता है, यानी ये क्या करेगा, वो फ्रॉथ को क्रिएट करेगा। कलेक्टर्स क्या होंगे, उस पूरे के पूरे जो फोम बन के आ रहा है या फ्रॉथ बन के आ रहा है उसको एयर बबल्स के फॉर्म में पूरा का पूरा कलेक्ट करेंगे। फ्रॉथ स्टेबलाइजर क्या करेंगे, उस फ्रॉथ को स्टेबलाइज करके रखेंगे। और साथ ही साथ इस मेथड में, इस टैंक के अंदर हम कुछ और सब्सटेंसेस भी डालते हैं जिसे हम बोलते हैं डिप्रेसेंट। अब आप डिप्रेसेंट सुन के डिप्रेशन में मत आ जाइएगा। यहाँ पे जो डिप्रेसेंट हैं वो क्या हैं, वो भी हमारे केमिकल सब्सटेंसेस हैं। कभी कभी क्या होता है, हमारे कुछ ओर्स ऐसे होते हैं या कुछ सल्फाइड ओर्स ऐसे होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें गैलेना, गैलेना इज PbS, तो उस गैलेना के अंदर कुछ दूसरे सल्फाइड और भी प्रेजेंट हो सकते हैं। से फॉर एग्जांपल गैलेना के अंदर प्रेजेंट होता है जिंक सल्फाइड या जिंक ब्लेंडे। अब हम अगर मेटलर्जी कर रहे हैं किसके लिए, लेड ऑप्टेन करने के लिए, गैलेना से लेड को ऑप्टेन करें, तो व्हाट विल हैपन, भाई फ्रॉथ फ्लोटेशन कराएंगे हम उसके लिए, क्योंकि गैलेना का सल्फाइड हो रहे हैं, हम फ्रॉथ फ्लोटेशन कराएंगे। अब उसके अंदर जिंक सल्फाइड भी प्रेजेंट है, तो होगा क्या कि दोनों सल्फाइड और हमारे सरफेस पे आ जाएंगे। लेकिन हमारे लिए जिंक सल्फाइड जो है वो अनडिजायरेबल है, हमें वो नहीं चाहिए। हमें चाहिए है सिर्फ लेड का सल्फाइड, यानी हमें सिर्फ जो ओर्स चाहिए वो लेड के चाहिए, जिंक के नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जब हमें अनवांटेड सल्फाइड ओर्स नहीं चाहिए होते हैं तो हम उसके अंदर डिप्रेसेंट ऐड करते हैं। डिप्रेसेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट आपका है, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे उसको, कि डिप्रेसेंट्स क्या होते हैं या डिप्रेसेंट्स का रोल क्या होता है। तो सिंपल डिप्रेसेंट्स हमारे ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो अनडिजायरेबल सल्फाइड ओर्स को फ्रॉथ के फॉर्म में सरफेस पे नहीं आने देते हैं, उन्हें डिप्रेस कर देते हैं, उन्हें सप्रेस कर देते हैं और वो टैंक के बॉटम पे ही रह जाएंगे। सिर्फ डिजायरेबल जो हमारे सल्फाइड ओर्स होंगे वही फ्रॉथ के फॉर्म में या फोम के फॉर्म पे सरफेस पे आएंगे। और ये होता कैसे है, सिंपल, एक जो अनडिजायरेबल हमारा सल्फाइड ओर होगा, यानी कि जैसे गैलेना की मेटलर्जी में जिंक सल्फाइड अनडिजायरेबल ओर है, उसके ऊपर एक कॉम्प्लेक्स की लेयर बना लेते हैं। और जब कॉम्प्लेक्स की एक लेयर बन जाएगी अनवांटेड सल्फाइड ओर के ऊपर, तो वो ऑब्वियस सी बात है फ्रॉथ या फोम के फॉर्म में या बबल्स के फॉर्म में सरफेस पे जाएंगे ही नहीं। तो सारी चीज़ों के साथ, यानी फ्रॉथिंग एजेंट, कलेक्टिंग एजेंट, फ्रॉथ स्टेबलाइजर्स के साथ साथ डिप्रेसेंट भी ऐड किए जाते हैं इस मेथड में। तो जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन, वो ये भी हो सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फ्रॉथ फ्लोटेशन। तो आपको शॉर्ट नोट में इतना ही लिखना है कि इन दिस मेथड अ लार्ज टैंक इज taken in which slurry is added. Slurry is made up of these many substances. Then with the help of a rotator, the mixture is agitated. The ore particles in the form of froth or foam collect on the surface and the solid impurities settle down at the bottom of the tank. ये आपका शॉर्ट नोट में आंसर हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो बेसिकली जो प्रिंसिपल है वो है डिफरेंस इन द वेटेबिलिटी ऑफ ओर पार्टिकल्स विद ऑयल एंड गैंग पार्टिकल्स बाय वाटर। और आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ डिप्रेसेंट इन फ्रॉथ फ्लोटेशन। तो इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ डिप्रेसेंट इन फ्रॉथ फ्लोटेशन। This is question number 6.2 from NCERT and question is what is the role of depressant in froth flotation process। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। आंसर क्या होगा, अभी हमने डिस्कस किया कि डिप्रेसेंट क्या करते हैं, अनवांटेड सल्फाइड ओर्स को, या जो सल्फाइड ओर्स हमें नहीं चाहिए, जिसको हम बोल रहे हैं अनडिजायरेबल, अनवांटेड, उन सल्फाइड ओर का फ्रॉथ नहीं बनने देते हैं। और कैसे नहीं बनने देंगे, तो एक क्या करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स की लेयर बना लेते हैं अनवांटेड सल्फाइड ओर के ऊपर। वही आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। आई जस्ट रीड आउट द आंसर फॉर यू कि द डिप्रेसेंट हेल्प in the separation of unwanted or undesirable sulfide ore from desirable one when same ore contains two sulfide ore in it, right? For example, in the concentration of galena ore,
गैलेना ओर जिसका फॉर्मूला होता है PbS। तो अगर हम गैलेना को कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन की हेल्प से तो हम सोडियम साइनाइड ऐड करते हैं और सोडियम साइनाइड यहाँ पे डिप्रेसेंट की तरह एक्ट करता है। और ये करता क्या है, इट प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉथ ऑफ जिंक सल्फाइड और जिंक ब्लेंडे बाय फॉर्मिंग अ लेयर ऑफ जिंक कॉम्प्लेक्स ऑन द सरफेस ऑफ जिंक सल्फाइड। ये केमिकल रिएक्शन आ जाएगी, ZnS प्लस 4 NaCN विल गिव Na2ZnCN4। अगर आप देखें तो ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है। प्लस बैलेंस करने के लिए साथ में हमारे पास यहाँ पे सोडियम सल्फाइड आ गया। इसका अगर आपसे पूछा जाए IUPAC नेम क्या होगा इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, तो IUPAC नेम क्या बनेगा, कैटायन क्या है, सोडियम। तो सोडियम और लिगेंड की हम पहले बात करते हैं और 4 लगे हुए हैं, तो टेट्रासाइनो या फिर टेट्रासाइनाइडो और जिंकेट, और जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी जो हम निकालेंगे तो आएगी 2, और जिंक की मोस्टली ऑक्सीडेशन स्टेट 2 ही रहती है, तो 2। तो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड सोडियम टेट्रासाइनो जिंकेट 2। और इस तरह से हम क्या करते हैं, PbS को सेपरेट कर लेते हैं जिंक सल्फाइड से, या फिर ये कहें कि जब हम कंसंट्रेशन कर रहे हैं गैलेना ओर का और हम नहीं चाहते कि वहाँ पे जिंक सल्फाइड भी फ्रॉथ के फॉर्म में फॉर्म हो, तो हम उसके अंदर सोडियम साइनाइड ऐड कर देते हैं। सोडियम साइनाइड एक डिप्रेसेंट की तरह एक्ट करता है। यही क्वेश्चन लैंग्वेज चेंज करके भी हो सकता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ सोडियम साइनाइड इन फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो आंसर यही सेम रहेगा कि सोडियम साइनाइड एक्ट एज डिप्रेसेंट इन फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी और फ्रॉथ फ्लोटेशन का प्रोसेस क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट और लास्ट जो कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मेथड है वो है लीचिंग। बेसिकली हमने जो मेथड्स अभी तक डिस्कस किए हैं, जो पहला मेथड हमने किया था हाइड्रोलिक वॉशिंग, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन और फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। ये सारे के सारे मेथड या ये 3 मेथड जो हैं वो कहलाते हैं फिजिकल मेथड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, यानी फिजिकल मेथड से हम कर रहे हैं, यानी कुछ मशीन्स यूज़ कर रहे हैं। जैसे हाइड्रोलिक वॉशिंग में हमने किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन में हमने रोलर्स और मैग्नेटिक बेल्ट वगैरह से किया, तो फिजिकल मेथड्स कहलाते हैं ओर को कॉन्सेंट्रेट करने के। लेकिन लीचिंग जो है वो केमिकल मेथड कहलाती है ओर को कॉन्सेंट्रेट करने का। तो लीचिंग को भी हम समझ लेते हैं। अगेन कंसंट्रेशन ऑफ ओर, पूरे चैप्टर से हम पहले ही बात कर चुके हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर और रिफाइनिंग से ही ज़्यादा क्वेश्चंस आपके पुटअप होते हैं। तो कंसंट्रेशन में भी 2 मेथड, फ्रॉथ फ्लोटेशन हमने डिस्कस कर लिया, जितने प्रोबेबल क्वेश्चन इससे हो सकते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया। अब लीचिंग पे आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल लीचिंग की रिएक्शंस बोर्ड में ज़रूर आ जाती हैं 2 मार्क्स में, तो आपको वो रिएक्शन एज इट इज़ अच्छे से समझनी भी है और लर्न भी करनी है। लीचिंग हमने बात करी कि एक केमिकल मेथड है ओर को कॉन्सेंट्रेट करने का। बहुत सिंपल सा मेथड है, समझ लीजिए सिर्फ कि क्या करते हैं इसमें हम जो हमारा पाउडर्ड ओर होगा उसको हम एक केमिकल रिएजेंट के साथ ट्रीट कराते हैं। केमिकल रिएजेंट हम क्या यूज़ करेंगे वो डिपेंड करेगा कि इम्प्योरिटी का नेचर क्या है। तो हम एक केमिकल रिएजेंट के साथ उसको रिएक्ट कराते हैं, और होता क्या है कि इसमें जो हमारा ओर है वो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेता है, और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो इनसॉल्युबल फॉर्म में रह जाती हैं और उनको हम फिल्टर ऑफ करके रिमूव कर देते हैं। यानी ओर को हम एक केमिकल रिएजेंट के साथ ट्रीट करा रहे हैं और उसके बाद हम अपने जो मेटल ओर है उसको सॉल्युबल फॉर्म में लेकर आ रहे हैं और सॉल्युबल इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को फिल्टर ऑफ करके रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, आपके कोर्स में एल्यूमिना की लीचिंग दे रखी है और गोल्ड और सिल्वर की लीचिंग दे रखी है। ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। इस साल यानी कि जो 2020 में बोर्ड में क्वेश्चन आया था वो एल्यूमिना की लीचिंग ही पूछी गई थी। ठीक है, तो अब चांस क्या है कि जो इस साल क्वेश्चन बोर्ड में आएगा वो हो सकता हो सिल्वर या गोल्ड की पूछी जाए। ये मान के चलिए कि हर साल लीचिंग का क्वेश्चन आता ज़रूर है। तो ये 2 मार्क्स तो आपके बिल्कुल कंफर्म्ड हैं कि अगर आप ये रिएक्शन को याद कर लेते हैं तो आप एग्जाम में लिख देते हैं तो 2 मार्क्स तो आपको डेफिनेटली मिलेंगे ही मिलेंगे। 2 नंबर का ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में रहता ही है। तो लीचिंग में फिर से समझ लीजिए कि लीचिंग में हम क्या कर रहे हैं, हम ओर को एक केमिकल रिएजेंट के साथ ट्रीट करा के ओर को सॉल्युबल फॉर्म में लेकर आ रहे हैं और इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को फिल्टर ऑफ करके निकाल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें एल्यूमिनियम ऑब्टेन करनी है, ठीक है ना, तो पहले हम उसे ऑब्टेन करने के लिए एल्युमिनियम मेटल ऑब्टेन करनी है तो हम उसे ऑब्टेन करने के लिए पहले ओर चूज़ करेंगे और उसके लिए जो सबसे मेन या चीफ ओर है वो है बॉक्साइट ओर। तो हम बॉक्साइट ओर से पहले एल्यूमिना ऑब्टेन करते हैं। तो हम लीचिंग कर रहे हैं, बॉक्साइट ओर को कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं और एल्यूमिना ऑब्टेन कर रहे हैं।
या फिर ये कहें कि बिल्कुल एनहाइड्रस फॉर्म एल्यूमिना की लेकर आ रहे हैं Al2O3, जिसे हम प्योर एल्यूमिना भी बोलते हैं। अब जो बॉक्साइट ओर है, बॉक्साइट ओर, उसका फॉर्मूला है Al2O3.2H2O। इसी से हम प्योर एल्यूमिना या Al2O3 निकालेंगे, राइट। अब जो बॉक्साइट ओर है, इसमें हमारा एल्यूमिना तो होता ही है, उसके साथ साथ इम्प्योरिटीज़ भी प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी इम्प्योरिटीज़ हैं? सिलिका की इम्प्योरिटीज़ है, आयरन ऑक्साइड्स होते हैं और टाइटेनियम ऑक्साइड होता है। बेसिकली एल्यूमिना की लीचिंग जो हम कर रहे हैं बॉक्साइट ओर से, ये कई सारे मेथड से होती है। डिटेल में अगर जाएं तो 3 मेथड हैं, जिसमें से एक है हॉल्स प्रोसेस, एक है सरपिक प्रोसेस और तीसरा है बेयर्स प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस हम सेलेक्ट करेंगे, हर प्रोसेस में अलग अलग केमिकल रिएजेंट यूज़ होते हैं, और कौन सा प्रोसेस हम सेलेक्ट करेंगे वो डिपेंड करेगा इम्प्योरिटी के नेचर पे। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं सिर्फ आपके कोर्स में बेयर्स प्रोसेस है, तो हम बेयर्स प्रोसेस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, लीचिंग ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट ओर एंड इट इज़ डन बाय बेयर्स प्रोसेस। अब बेयर्स प्रोसेस में होता क्या है कि जो हमारा बॉक्साइट ओर है Al2O3.2H2O, उसको हम NaOH के साथ ट्रीट कराते हैं। ये केमिकल रिएक्शन देखिए यहाँ पे लिखी हुई है, जो हम केमिकल रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं वो NaOH है। हमने इसका सोल्यूशन बना लिया, उसमें NaOH डाल दिया हमने यहाँ पे, तो हमारे पास सोडियम एल्यूमिनेट बनकर आएगा जो कि सॉलेबल फॉर्म में होगा। और जो सिलिका है, सिलिका यानी कि SiO2, वो भी NaOH के साथ कंबाइन करेगी, जो इम्प्योरिटीज़ के अंदर प्रेजेंट है सिलिका की वो भी कंबाइन करेगी और वो सोडियम सिलिकेट बना लेगी। ये सोडियम सिलिकेट हमारा क्या होगा, इनसॉल्युबल फॉर्म में होगा। हम इसको फिल्टर ऑफ करके रिमूव कर देंगे और हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा सोडियम एल्यूमिनेट। अब हम उस सोडियम एल्यूमिनेट को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब हम न्यूट्रलाइज करेंगे तो कुछ ये केमिकल रिएक्शन आएगी, यानी ये सोडियम एल्यूमिनेट कंबाइंस विद कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को हमने इसके अंदर सर्कुलेट किया है, तो वी विल गेट Al2O3.XH2O आ रहा है, यानी कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बन के आ रहा है, और वो क्या है, हाइड्रेटेड फॉर्म है। और बाकी हम इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे लगा देंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन इसको फिल्टर ऑफ करेंगे और यहाँ पे हम इस एल्यूमिना को ड्राई करेंगे, हीट करेंगे। अच्छे खासे टेम्परेचर पे ही हीट होता है, तो इससे होगा क्या, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर है ये रिमूव हो जाएंगे एंड वी विल गेट प्योर एल्यूमिना। सिंपल सी रिएक्शन है, Al2O3.XH2O, और इसमें से वाटर मॉलिक्यूल, जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लगे हुए हैं उसको हमने वेरिएबल x के फॉर्म में लिया है, उसको हम रिमूव कर देंगे, ये आ जाएगा प्लस Al2O3 प्लस XH2O। तो ये जो मेथड है जिसमें हम प्योर एल्यूमिना ऑब्टेन कर रहे हैं बॉक्साइट से विद द हेल्प ऑफ NaOH, दिस मेथड इज कॉल्ड बेयर्स प्रोसेस। आपसे यही पूछ लिया जाता है, हाउ यू विल ऑब्टेन एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट ओर। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको रिएक्शंस लिखनी है। कौन कौन सी रिएक्शन, एक ये रिएक्शन है, एक ये रिएक्शन है, एक ये और एक ये 4 रिएक्शंस हैं। और बेटा आपको ये 4 रिएक्शंस ही लर्न करनी है अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि बॉक्साइट ओर से प्योर एल्यूमिना कैसे ऑब्टेन करेंगे। बॉक्साइट ओर को हम NaOH के साथ ट्रीट करा के हम अपने मेटल ओर को सॉलेबल फॉर्म में ले आएंगे, ये बन जाएगा हमारा सॉलेबल सोडियम एल्यूमिनेट। और हम फिर उस सॉलेबल सोडियम एल्यूमिनेट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को सर्कुलेट करा लेंगे और फिर जो हमारे पास सोल्यूशन आएगा उसको हम ड्राई करेंगे, हीट करेंगे और प्योर एल्यूमिना को ऑब्टेन कर लेंगे। तो ये एक एग्जाम्पल है लीचिंग का, जहाँ पे हम बॉक्साइट ओर को कॉन्सेंट्रेट करके प्योर एल्यूमिना ऑब्टेन कर रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल है जहाँ पे हम सिल्वर और गोल्ड की लीचिंग की बात करते हैं, यानी कॉन्सेंट्रेट करने की बात करते हैं सिल्वर और गोल्ड के ओर को विद द हेल्प ऑफ सूटेबल केमिकल रिएजेंट, राइट। तो गोल्ड और सिल्वर हमने पहले भी बात करी थी कि नेटिव फॉर्म में भी मिलते हैं और इनकी कंबाइंड फॉर्म भी होती है। जैसे हमने बात करी थी अर्जेंटाइट, है ना, Ag2S सिल्वर का सल्फाइड हो रहा है या फिर नेटिव फॉर्म में है, तो इसमें भी हम सूटेबल केमिकल रिएजेंट के साथ ट्रीट करा के, क्योंकि प्रिंसिपल तो लीचिंग का वही है कि हम अपनी मेटल को या मेटल ओर को सॉल्युबल फॉर्म में ले आएंगे और सॉलिड इम्प्योरिटीज़ को फिल्टर ऑफ करके रिमूव कर देंगे। तो लीचिंग जब हम सिल्वर और गोल्ड की करते हैं तो ये प्रोसेस बेसिकली कहलाता है, नाम भी है इसका, नेम मेथड है मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। ये जेईई मेंस में भी क्वेश्चन आ चुका है कि ये प्रोसेस किन मेटल्स के कॉन्सेंट्रेशन में यूज़ होता है। तो बेसिकली सिल्वर और गोल्ड को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए ये मेथड यूज़ करते हैं मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। और कौन सा केमिकल रिएजेंट यूज़ करते हैं, सोडियम साइनाइड। यहाँ नाम में भी ये देखिए साइनाइड प्रोसेस कहला रहा है, क्योंकि हम इसमें सोडियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड भी यूज़ कर सकते हैं, तो पोटेशियम या सोडियम साइनाइड हम यूज़ करते हैं, इसलिए इसको साइनाइड प्रोसेस भी कहते हैं।
अब इसमें भी हम क्या करेंगे कि अगर हमारे पास सपोज सिल्वर है, नेटिव फॉर्म में है, नेटिव फॉर्म यानी ये देखिए यू कैन सी सिर्फ Ag लिखा हुआ है, इसके साथ हमने किसी और नॉन मेटल्स को कंबाइन नहीं कराया है, किसी भी नॉन मेटल को कंबाइन नहीं कराया है। नेटिव फॉर्म में हमारी ये मेटल है जिसको हम इम्प्योर सिल्वर कह सकते हैं कि इम्प्योर सिल्वर है ये, इसको हम NaCN के साथ रिएक्ट कराएंगे। ये यहाँ पे हमारा केमिकल रिएजेंट है या फिर लीचिंग सब्सटेंस है सोडियम साइनाइड, और फिर हम क्या करते हैं इसका सोल्यूशन बना के उसके अंदर एयर को सर्कुलेट कराते हैं। ये ऑक्सीजन यहाँ पे लिखा हुआ है तो हमें एयर को सर्कुलेट कराते हैं। इससे होता क्या है कि हमारा एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है जो सॉल्युबल होगा, उसके अंदर हमारी मेटल भी प्रेजेंट होगी। तो जब हम इस रिएक्शन को यहाँ पे लिखेंगे तो एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन के आता है जिसको हम बोलते हैं सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट 1। सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें 1 आ रही है और बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम लगा देते हैं NaOH। और यही अगर हमारे पास सिल्वर कंबाइंड फॉर्म में होता, यानी सिल्वर का अर्जेंटाइट और होता, Ag2S होता, और उसमें अगर हम NaCN डाल रहे हैं तो भी यही सेम रिएक्शन आएगी, यही कॉम्प्लेक्स बन के आएगा। बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, सल्फाइड है तो हम Na के साथ NaOH ना बना के हम बना देंगे यहाँ पे सोडियम सल्फाइड। तो आप नेटिव फॉर्म में लीजिए या कंबाइंड फॉर्म में लीजिए, किसी भी फॉर्म में अगर सिल्वर का ओर है तो हम क्या करते हैं उसका सोल्यूशन बनाते हैं सोडियम साइनाइड के साथ और उसमें एयर को सर्कुलेट कराते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ विच व्हाट हैपेंस, अ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। राइट, इस प्रोसेस को हम कह सकते हैं कि एक ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। कैसे ऑक्सीडेशन है, यहाँ यू कैन सी कि सिल्वर जो है वो किस में आ रही है, हमारी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रही है। और जब यहाँ पे हम देखते हैं तो सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है। तो इसको हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस। यहाँ पे जो Na2S बन रहा है ये भी बेसिकली होता क्या है कि जो Na2S का फॉर्मेशन हो रहा है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, सोडियम सल्फेट में। तो हमने बात करी कि एक ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, सोडियम सल्फाइड भी सोडियम सल्फेट में ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, साइमल्टेनियस इसी रिएक्शन में रिडक्शन भी होता है। अब जो हमारा सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन के आया है, जैसे सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट जो बन के आ रहा है, उसमें से हमें सिल्वर को रिकवर करना है। तो सिल्वर को रिकवर करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल डालते हैं, फॉर एग्जांपल जिंक। जब हम इसमें जिंक को ऐड करेंगे तो जिंक यहाँ पे क्या करेगा, यू कैन सी कि इसके साथ कंबाइन हो गया, या फिर ये कहें जिंक इस कॉम्प्लेक्स के साथ कंबाइन हो रहा है, और कंबाइन होने के बाद हमारे पास सॉल्युबल सोडियम टेट्रासाइनोजिंकेट बन के आ रहा है। जिंक के रोल की हम बात करें कि जिंक का रोल यहाँ पे क्या है, तो जिंक का रोल यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह है। ये रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं कि वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो जिंक क्या कर रहा है, सिल्वर को रिड्यूस कर रहा है और खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, उसके लिए यू कैन सी कि जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी 0, और जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन बन रहा है इसमें जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, 2। अब सिल्वर हमारा रिड्यूस हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ जिंक, और रिएक्शन कुछ ऐसे आ जाएगी। जो हमने कॉम्प्लेक्स ऊपर बनाया था सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट, वो जिंक के साथ रिएक्ट करके बना लेगा एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स सोडियम टेट्रासाइनोजिंकेट, और सिल्वर हमारा यहाँ से रिकवर हो गया, यानी सिल्वर को हमने ऑब्टेन कर लिया। जो इम्प्योरिटीज हैं इस पूरे प्रोसेस में रिमूव हो जाएंगी और कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में हमारे पास हमारा सिल्वर आ जाएगा। तो ये रिएक्शन, सेम रिएक्शन जो हमने सिल्वर के लिए लिखी हैं, हम गोल्ड के लिए भी लिख सकते हैं। जहाँ जहाँ पे Ag लिखा हुआ है उसको हम Au से रिप्लेस कर दें तो हमारी सेम रिएक्शंस बन जाएंगी। फॉर एग्जांपल एक लिख के दिखा देते हैं कि जो पहली रिएक्शन हमने लिखी थी जहाँ पे हम सिल्वर का सोडियम साइनाइड के साथ सोल्यूशन बना के एयर को सर्कुलेट कर रहे थे, उसको अगर हमें गोल्ड के लिए लिखना हो तो सेम वही रिएक्शन आएगी। इवन कोफिशिएंट भी जो हमने लगा रखे हैं वो कोफिशिएंट भी चेंज नहीं होंगे, सेम कोफिशिएंट रहेंगे। बस जो कॉम्प्लेक्स बन के आएगा ऑब्वियसली वो नाम चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब हम सिल्वर नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे गोल्ड ले रहे हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन प्लस 2H2O विल गिव 4 NaAuCN2 प्लस 4 NaOH। राइट, और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम है सोडियम डाइसाइनो और ऑरेट 1, जो सॉल्युबल फॉर्म बनेगा। अब गोल्ड लगा हुआ है तो ऑरेट आ जाएगा। तो गोल्ड और सिल्वर को जब हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम किस प्रोसेस से कर रहे हैं, साइनाइड प्रोसेस से। और साइनाइड प्रोसेस में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। जो साइनाइड कॉम्प्लेक्स बन के आ रहा है वो हमारा ऑक्सीडेशन है मेटल का, और जब हम जिंक ऐड कर रहे हैं और हमारी मेटल रिकवर हो रही है तो वो हमारा रिडक्शन का प्रोसेस है। राइट,
तो ये रिएक्शन है, ये भी रिएक्शन आपको एज इट इज़ याद रखनी है अलॉन्ग विद द नेम कि हम क्या कर रहे हैं। सिंपल सा मेथड है। एक बार फिर एक लाइन में बता दें कि इस मेथड में हम कर क्या रहे हैं। जो भी मेटल हमारी है, इम्प्योर मेटल, चाहे वो सिल्वर हो चाहे वो गोल्ड हो, उसका सोल्यूशन बना रहे हैं सोडियम साइनाइड के साथ, और उसमें ऑक्सीजन या एयर को सर्कुलेट करा के एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और फिर उस सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स को हम किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ या रिड्यूसिंग एजेंट के साथ ट्रीट करा के हम मेटल को रिकवर कर लेंगे। तो दीज आर द रिएक्शंस विच आर इन्वॉल्व इन द लीचिंग ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, राइट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम बोर्ड एग्जामिनेशंस, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। NaCN अभी हमने 2 जगह पे पढ़ा है, ओर को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए भी और लीचिंग के लिए भी। याद रखिएगा आपके पूरे चैप्टर में दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे ये पूछा जाता है व्हाट इज़ द रोल ऑफ NaCN इन फ्रॉथ फ्लोटेशन, तो वहाँ पे डिप्रेसेंट की तरह है। और अगर ये पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ NaCN इन द प्रोसेस ऑफ लीचिंग या एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, तो वो फिर ये रिएक्शन आपकी आएंगे कि यहाँ पे जो NaCN है वो हमारा क्या कर रहा है कि लीचिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है और सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स का या मेटल ओर का सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहा है। तो टुडे वी हैव डिस्कस 3 स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी। वी हैव डिस्कस आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओर, हमने ओर की बात कर ली कि हमारे पास ओर कितनी तरह के होते हैं। फिर हमने बात करी कि हम ओर को क्रश करते हैं, क्रशिंग का प्रोसेस हो गया। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमने आज डिस्कस करी है वो है कॉन्सेंट्रेशन और ड्रेसिंग ऑफ ओर की हमने बात करी है, जिसमें हमने 4 मेथड डिस्कस किए, ग्रेविटी सेपरेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रॉथ फ्लोटेशन और लीचिंग। तो आज हमने यहाँ तक का डिस्कशन कर लिया है। आगे जो है स्टेप वो है मेटल ओर का ऑक्सीडेशन करना और फिर उसका रिडक्शन करना, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप इतनी चीज़ आपको क्लियर होगी। वीडियो को आप ढंग से देखिएगा ताकि आपको एक एक बात क्लियर हो, और फिर कुछ क्वेश्चंस साथ में रहेंगे अटैच्ड जो आपके इसी वीडियो पे ही बेस्ड होंगे। उनको सॉल्व करिएगा और लर्न भी करिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।